देश के अंदर आज जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी रुपए की हैसियत है वो इतनी गिरी है कि कई मुल्कों से ऐसी वीडियो सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंची कि एयरपोर्ट पर हमारी करेंसी को फेल कर दिया गया। जब वो विंडो पर जाते हैं बदलने के लिए तो कहा कि इस करेंसी को वापस लेके जाओ। ये नहीं। और ब्रेक के बाद आपके बीच में फिर से मैं हाजिर हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मन में जहां राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता सैयद शकील साहब पूर्व राज्य मंत्री हमारे बीच में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया। और मैं मन में झांक चैनल को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं कि मन की बात के बाद देश में अगर किसी ने उस मन की बात का जवाब दिया है प्रधानमंत्री का तो मन में झांक ने दिया। इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद साहब। इन दिनों चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और हमारे यहाँ नगर निगम की सीटें हैं, कहीं कहीं नगर पालिका की सीटें हैं। तो आप उत्तर प्रदेश को किस नज़र से देख रहे हैं? बड़ी सीटें कहाँ जा रही हैं? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं देश के अंदर वो हालात बेहतर नहीं हैं। फ़िरक़ा वाराना ग्रुपबंदी हो के लगातार अक़लियत को, दलितों को, पिछड़ों को परेशान किया जा रहा है। देश के अंदर बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। देश के अंदर आज जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी रुपए की हैसियत है वो इतनी गिरी है कि कई मुल्कों से ऐसी वीडियो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंची कि एयरपोर्ट पर हमारी करेंसी को फेल कर दिया गया। जब वो विंडो पर जाते हैं बदलने के लिए तो कहा कि इस करेंसी को वापस लेके जाओ, ये नहीं बदली जाएगी। इतने बुरे हालात। कौन जिम्मेदार है इसका? इसके लिए सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री और उनके वो दोस्त जिनको भारी भरकम रकमें बैंकों से निकालकर लोन के रूप में दी जाती हैं और उसके बाद वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं या उनका लोन माफ हो जाता है और वो सारा बोझ जनता पर पड़ता है। देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। लेकिन इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए कि आप अगर घर से निकले हैं तो आपको टैक्स देना है। आप अभी कोई सामान खरीदेंगे उस पर टैक्स देना है। मैंने कार खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, एक टैक्स तो मैं वहाँ दे के आऊँगा जो कंपनी ने मुझे गाड़ी दी है और उसके साथ जब वो बिल देंगे उस पर टैक्स हो गया 18% और 28% तक टैक्स लेके मैं सड़क पे निकलूंगा तो रोड टैक्स दूंगा। उस रोड टैक्स का लंबे पीरियड का जब तक उस गाड़ी की मान्यता है तब तक एक मुश्त ले लिया जाएगा और उसके लेने के बाद अब फिर मैं उसे लेके हाईवे पे चलूंगा तो हर 20-30 किलोमीटर के बाद एक टोल के नाम पे मुझसे रोड पे टैक्स वसूला जाएगा। तो इतना बड़ा अत्याचार, इतनी बड़ी वसूली किसी सरकार में जब से मुल्क आज़ाद हुआ आज तक नहीं हुई। ये सीधा जनता को लूटने का काम है। और दूसरा, महंगाई के जरिए आज आप जानते हैं महंगाई की क्या पोजीशन है। महंगाई की पोजीशन ये है कि जो बाजार में आम दुकान पे 5 रुपए की चाय मिलती थी 25 और 50 रुपए तक उसका रेट पहुंच गया। गली महल्ले की चाय की दुकान 15 और 20 रुपए 10 रुपए से कम नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इससे ये स्थिति देश के अंदर आ गई कि कभी भी इस देश के हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। कोई नई भर्ती भारत या प्रदेश की सरकार ने अब तक विधिवत रूप से नहीं करी जो सरकारी उसमें बढ़ जाती। तो एक सरकारी वर्ग ही सब कुछ नहीं है, मध्यम वर्गीय लोग हैं जो प्राइवेट नौकरियां करते हैं, जो प्राइवेट दुकानों पे, बाजारों में छोटे छोटे कारोबार करके गुजारा करते हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। पिछला इलेक्शन जो गुजरा, असेंबली का इलेक्शन 2017 वाला 2022 वाला, जिसमें योगी जी उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए। मेरे पास 3 मजबूत तर्क हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। पहला तर्क कि पूरे प्रदेश के अंदर जितनी सभाएं भारतीय जनता पार्टी की हुई उन भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में 50,000 का आंकड़ा कहीं जनता ने पार नहीं किया। भीड़ 50,000 से ज्यादा। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट हो, कोई आंकड़ा हो, कोई उसकी वीडियो कवरेज हो, मुझे दिखाओ। 50,000 लोग अमित शाह, मोदी या योगी जी की सभा में नहीं हुए। और गठबंधन के नेताओं की सभा में कोई ऐसी सभा नहीं है जिसमें 25 लाख से कम की संख्या हुई हो। एक मापदंड तो यह होता है कि जनता किसको देखने सुनने जा रही। दूसरा मेरा तर्क यह है कि जो बैलेट पेपर डाक के जरिए आते हैं उस पर 85% वोट गठबंधन को गया। ऑन रिकॉर्ड चुनाव इलेक्शन कमीशन की साइट पे चले जाओ, सारा का सारा वोट गठबंधन को चला गया। उसमें तो कोई ये भी नहीं है कि मुसलमान वोट डालने वाला है। हारने की वजह
अभी मैं वहीं ला रहा हूं आपको। तीसरा मेरा तर्क है, मैं इन तर्कों के साथ ये कह रहा हूं कि जनता ने वोट सीधे सीधे गठबंधन को कर रखा है, जनता के वोट से बने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। मेरे इस बयान पर जांच करा लें, किसी बड़ी एजेंसी से, सुप्रीम कोर्ट की एजेंसी से जांच कराएं। तीसरा मेरा तर्क है कि 36 कैंडिडेट राष्ट्रीय लोकदल और सपा के मुसलमान कैंडिडेट पूरे प्रदेश में लड़े, जिसमें से 34 जीत के आए हैं। अगर गठबंधन के 34 कैंडिडेट जीते गए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इशारा था कि जहां मुसलमान लड़ रहे हैं उन सीटों पे कोई गड़बड़ ना हो, उन्हें ना छेड़ा जाए। रिजल्ट आपके सामने 60% आया है। तो अगर नाहिद जीतेगा, अगर उमर जीतेगा, अगर आशु मलिक जीतेगा, तो मुझे बताओ संजय गर्ग हार जाएगा? आप मुझे बताओ धर्म सिंह सैनी हार जाएगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है और इस बात को समझने की जरूरत है। कोई निष्पक्ष एजेंसी, चाहे विदेश की एजेंसी से जांच करा के चेक कर लें, आपको यह सिद्ध कर देगी कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। आपने जैसे कहा है कि 34 कैंडिडेट विधानसभा पहुंचाने का काम किया, तो क्या मान ले कि सरकार की रणनीति का हिस्सा था और बाकी मशीनों में छेड़छाड़ थी? वही मैं कह रहा सीधे सीधे कि जहां मुसलमान गठबंधन के कैंडिडेट लड़ रहे हैं उन्हें ओरिजिनल लड़ने दिया जाए, उनकी उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। यानी हमारी जनता को साफ साफ बताया कि वो चुनाव ओरिजिनल था 2022 का। सिर्फ मुस्लिम सीटों पर कोई किसी तरह की गड़बड़ ना हो जहां मुस्लिम कैंडिडेट गठबंधन के लड़ रहे हैं, ताकि इसमें से अगर आधे अधूरे जीत के जाएंगे तो हम ये मैसेज करेंगे कि देखो मुसलमान भी जीत के आए। जनता को गुमराह करने के तरीके होते हैं। और वो 60% जीत गए तो हिंदू भाई कैसे हार जाएंगे? तो इस बार आप चुनाव को किस नजर से देख रहे हैं? ये स्थानीय निकाय का चुनाव है, लोकल बॉडीज का इलेक्शन है। ये इलाकाई मुद्दों पर काम इसमें ज्यादा होता है। सहारनपुर में नगर निगम की सीट पे, बल्कि इस वक्त पूरे प्रदेश में एक हवा चल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा होगा, दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग भारी तादाद में उसे वोट करने जा रहा है। आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमारे सेक्टर की बात है, हमारे सेक्टर में शाहिद साहब पार्षद हैं। पिछली सरकार नगर निगम में भी, प्रदेश में भी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की है। उस मौजूदा सरकार है, उस सरकार में इन्होंने कई इतने बड़े काम किए। एक हमारी ये मेन रोड था कमेला रोड, इसकी स्थिति ये थी कि इस पे 2 बूंद बारिश हुई और उसके बाद अंदर आना मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। बहुत बड़े बजट का काम था, करोड़ों में था। पार्षद चाहता है कि उसी 1 करोड़ रुपए को मैं 5 जगह लगा के 5 काम सुधारूं, लेकिन इन्होंने उतना बड़ा काम किया। पानी की समस्या का यहाँ बिल्कुल समाधान कराया। आज पानी की हैसियत ऐसी है कि शहर में गिने चुने सेक्टरों में से इस सेक्टर में है। लाइट की व्यवस्था का हाल ये है कि कोई गली, कोई महल्ला, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ स्ट्रीट लाइट की बहुत मजबूत व्यवस्था ना हो। अब आप देखिए, ये इनकी सलीके की बात है। अब बहुत सारे लोग होते हैं पॉलिटिकल, कुछ भी नहीं कर पाए। इस सीधे सच्चे आदमी ने, जिसका ये काम भी नहीं था, ये तो पहलवान किस्म के आदमी, बिजनेसमैन आदमी, लेकिन इसमें इनको लगा दिया। इनसे कहा कि भाई आके खिदमत करो। अगले ने इतनी खिदमत करके दिखाई कि पॉलिटिकल लोग इनके सामने शर्मिंदा है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आगे ये चुनाव जीतेंगे तो जो कुछ भी अधूरे काम हैं, जैसे इनका एक प्लान था कि भाई मैं यहाँ शिक्षा का मामला ऐसा करूँ कि कोई शिक्षा से वंचित ना रहे और CBSE बोर्ड का कोई एक अच्छा स्कूल अपने क्षेत्र को देने का काम करूँ, और साथ साथ एक हॉस्पिटल की समस्या, उसके निदान के लिए, उसके समाधान के लिए ये प्रयासरत हैं। और मेरी खुदा से दुआ है और इनके लिए ये शुभकामना है कि इन्हें अल्लाह ताला इनके मकसद में कामयाब करे। आप देख रहे थे मेरे साथ जनता की राय और वरिष्ठ नेता हमारे बीच में मौजूद थे, सैयद शकील साहब, और भावी प्रत्याशी शाहिद कुरैशी साहब हमारे बीच में मौजूद थे। तो इसी तरह मैं अलग अलग सेक्टरों का अलग अलग समीकरण आपके बीच में रखूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए YouTube चैनल मन में झांक।